हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन यानी काइनेमैटिक्स। ओके, तो इसमें इस तरह से बताया जाएगा कि आपको हिंदी में भी बताया जाएगा, इंग्लिश में भी बताया जाएगा। और यदि आप इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन को रोक करके इंग्लिश वाले नोट्स बनाएंगे, और हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को रोक करके हिंदी में नोट्स बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए रेस्ट एंड मोशन हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, कैसे समझेंगे रेस्ट है कैसे मोशन है ना, फिजिक्स में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए है ये क्या। ये देखिए सबसे पहले तो ये मैकेनिक्स में आता है, ठीक है, मैकेनिक्स में आता है। और ये मैकेनिक्स है क्या, यानी मैकेनिक्स में होता है यांत्रिकी। ये देखिए ये है क्या, फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें किसी भी बॉडी के रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन के बारे में स्टडी किया जाता है। ओके, वही क्या है, मैकेनिक्स है, ठीक है। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ए बॉडी एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। या तो बोल सकते हैं भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की विराम अथवा गति के बारे में, या तो विराम अवस्था या तो गति अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। यानी यहाँ पे रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करने के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। यानी मैकेनिक्स की कितनी ब्रांच हैं, 3 ब्रांच हैं, ठीक है। वो 3 ब्रांच कौन कौन से हैं जरा इसको समझ ले। देखिए मैकेनिक्स की जो फर्स्ट ब्रांच है इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, यानी स्थैतिकी। यानी कोई बॉडी यदि रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में यदि स्टडी करोगे तो वो हो जाएगा स्टैटिक्स, यानी स्थैतिकी हो जाएगी। यानी सिंपल में द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। यानी मैकेनिक्स के जिस पार्ट में रेस्ट के बारे में सोचेंगे, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वही क्या है, स्टैटिक्स है। तो देखिए इसमें यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की विराम की अवस्था का अध्ययन किया जाता है ना, उसे स्थैतिकी कहते हैं। अब देखिए सेकेंड आता है जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स जो है मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में बॉडी मोशन करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितना स्पीड है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना वेलोसिटी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और वहाँ पे क्यों मोशन किया, बॉडी का किस नेचर के कारण मोशन हुआ, उसके बारे में नहीं पढ़ते, यानी काउज नहीं पढ़ेंगे, है ना। एक फैक्टर जो है वो नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या है, काइनेमैटिक्स है, ठीक है। यानी देखिए द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ए बॉडी इन मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। अब देखिए यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे गतिकी कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। हो गया। अब थर्ड नंबर में आइए जिसका नेम है डायनेमिक्स, यानी शुद्ध गतिकी। यानी मैकेनिक्स की ये ऐसी एक ब्रांच है जिस ब्रांच में बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके काउज के बारे में भी स्टडी करेंगे कि क्यों ये मोशन किया, क्या फोर्स लगाया गया, फोर्स की नेचर कैसी है, ठीक है। तो ये सब के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर डायनेमिक्स। यानी डायनेमिक्स की मीन्स होता है, डायनेमिक्स मीन्स होता है शुद्ध गतिकी। यानी यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु के गति के कारणों का, है ना, गति के साथ उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन विथ काउज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स।
यानी मोशन विथ काउच स्टडी करेंगे, वही क्या है यहाँ पे डायनेमिक्स है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन को रोक लें और रोकने के बाद सुंदर सा नोट्स बना लें, है ना, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ओके, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, तो इसमें दो ही चीज तो आया, रेस्ट और मोशन आया, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए एक टॉपिक है जिसका नेम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल समझिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई पॉइंट हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है, ठीक है, कोई प्लेस हो सकता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, यानी निर्देश तंत्र हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी के रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन को दिखाना हो तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि कभी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी दूरी क्या है ना, उसकी डिस्टेंस क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो उसको देखने के लिए एक लोकेशन से देखना पड़ता है, एक पोजीशन से देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर जगह की जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो अदर अदर के रेस्पेक्ट में अदर अदर होती है। जैसे मैं दिखाता हूं, सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस है, एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर मान लो कि ए पॉइंट है और यहां पे बी पॉइंट है और यहां पे सी पॉइंट है। ओके, अब देखिए ये है मान लो ओरिजिन, यहां पे एक आदमी खड़ा है और सपोज करो एक आदमी यहां पे खड़ा है, ओके, लेकिन ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है, ठीक है। जब ए जो पॉइंट पर मैन है, ठीक है, वो यदि सी के बारे में सोचता है तो इसको लगता है कि कितना दूरी पे है, 4 मीटर के डिस्टेंस पर इसका पोजीशन, सी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में देखा गया तो कितना पे है, 4 मीटर पे है। लेकिन इसी को यदि बी ने देखा तो यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, तो कितना होगा, 2 मीटर होगा। इसको लगा 2 मीटर पे। तो यही पॉइंट सी जो पॉइंट है उसकी 2 पोजीशन है, ए के रेस्पेक्ट में 4 मीटर पे है और बी के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पे है, ठीक है। तो इस यहां से देखा जा रहा है किसका पोजीशन, इसका। तो इसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब यहां से देखने लगे तो इसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। यानी यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन बन रहा है, रेफरेंस किसका लिया जा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से पोजीशन दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे पोजीशन दिखाया जाएगा, है ना, जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे वही क्या है, यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, तो हर पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जाता है और उसका पोजीशन जो है हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग होता है। वो कहां से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए, अब यहां पे आइए, इसमें देखिए ये है क्या, द टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। यानी समय मापी द्वारा मापा गया, समय मापी द्वारा मापा गया समय, ठीक है, और निर्देशक तंत्र सम्मिलित रूप से निर्देश तंत्र कहलाता है। ये समय मापी क्या है, तो समय मापी मतलब टाइम को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए, ठीक है। और पोजीशन को मेजर करने के लिए अभी कैसे मैंने बताया, एक्स एक्सिस। तो ये जो इन्वर्स है ये 3 एक्सिस में है। कौन कौन से सिस्टम एक्सिस सिस्टम है, तो देखिए ओरिजिन हो गया, इधर जाओगे तो एक्स एक्सिस, इधर जाओगे तो वाई एक्सिस,
और इधर जाओगे तो जेड एक्सिस। लेकिन जेड एक्सिस एक्चुअली होता क्या, बाहर की तरफ। तो यहां पे मान लो कोई पार्टिकल एक्स में गया तो उसका पोजीशन एक्स में बताया जाएगा, कोई पार्टिकल वाई में गया तो वाई में बताया जाएगा, लेकिन जाने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, जा रहा था, बोलेगा 10:02 में बताइए कहाँ पे इसका लोकेशन है, कहाँ पे पोजीशन है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे है। ठीक है, तो एक स्केल चाहिए मेजर करने के लिए जिस पे यूनिट इंडिकेट किया हुआ रहे। तो यहाँ पे एक क्या चाहिए, लेंथ स्केल। ठीक है, और टाइम देखना है कि कितना बजे वहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक स्केल से माप लेंगे कि कितना पोजीशन है, तो लेंथ स्केल एक चाहिए। और दूसरा यहाँ पर टाइम को देखने के लिए कि कितना बजे है वहाँ पे, कितना टाइम हुआ है, तो उसके लिए एक घड़ी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टाइम स्केल हो जाएगा, टाइम के हिसाब से बताया जाएगा कि कितना हुआ। वाई में जाएगा तो तुरंत स्केल लगाएंगे, टाइम देखेंगे, टाइम के हिसाब से स्केल लगा है ना, स्केल से मेजर कर लेंगे। जेड एक्सिस में जाएगा, हो सकता है इस प्लेन में जाए, यानी एक्स वाई प्लेन में जाए। यानी सिंपल है कि उसका पोजीशन टाइम के अनुसार से क्या है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और यही कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बन जाता है, यहाँ पर निर्देश तंत्र बन जाता है। ठीक है, तो किसी के पोजीशन को दिखाना है तो टाइम के अनुसार देखेंगे। ठीक है, अब देखो कोई आके यहाँ पे रुका हुआ है इस पॉइंट पे, टाइम जा रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे इसका पोजीशन फिक्स है ना, ये रेस्ट में है क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, पोजीशन चेंज कर जाएगा, टाइम देखते हुए, टाइम देखेंगे पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में आ जाएगा। यानी रेस्ट एंड मोशन को दिखलाने के लिए ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जरूरी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रेस्ट में लिया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में लिया जाएगा, तो रेस्ट में लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा सो दिखाते। देखिए यहां पे एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए रेलवे ट्रैक है, ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन जा रही है और यहां पे यहां पे स्टेशन है। सपोज कीजिए इसमें कोई पैसेंजर को इसी स्टेशन पे उतरनी है, तो ये पैसेंजर जब स्टेशन के बारे में सोचता है तो ये बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रेन के अंदर से देख रहा है तो ट्रेन बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और इस पैसेंजर को लग रहा है कि स्टेशन कब आएगी। ठीक है, यानी इसके रेस्पेक्ट में स्टेशन मोशन कर रहा है। लेकिन यदि कोई पैसेंजर यहां पे रुका हुआ है, ठीक है, और इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है, तो यहां पे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जो बैठा हुआ है उसके लिए स्टेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उसको लगता है ट्रेन कब आएगी। यानी वो जब ऑब्जर्व करता है तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है, तो ये रेस्ट में और ये क्या चीज़ में, मोशन में। ठीक है, यानी ये सोचता है तब कि ट्रेन कब आएगी और इसको लग रहा है स्टेशन कब आएगी।
तो ये जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें यदि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, कि स्टेशन कब आएगी, तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये हो गया ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो ये मोशन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कहाँ से, वो डिपेंड करता है, जहाँ से देखना है, जहाँ से अब जो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वो जो है से रेस्ट में माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कंडीशन हुआ कि बस यही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, जो पोजीशन बताएगा, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग बताएगा, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ भी बात ये हो जाएगी, इधर जाएगा x, इधर y और इधर z। ठीक है, और टाइम के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक होता है जिसका नाम है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय फ्रेम। ओके, ये क्या होता है कि देखिए, जिसमें न्यूटन्स का जो लॉ है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो यदि फॉलो करता है, उसमें लागू होता है, वही इनर्शियल फ्रेम है। यानी जिसमें क्या होता है, न्यूटन्स के जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो लागू होता है, ठीक है, अप्लाई होता है, वही क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। यानी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। यानी वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम गति नियम लागू होता है, उसे जड़त्वीय तंत्र कहते हैं। देखिए ये एक्चुअली कैसे, देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इक्विलिब्रियम वाला है, अनएक्सेलरेटेड मोशन वाला है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, F बराबर 0, यानी F बराबर 0 होता है उसमें। ठीक है, और F बराबर 0 होता है क्योंकि जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट मेंटेन करेगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करेगी, जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यानी फोर्स काम ना करे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, ठीक है, यानी F तो 0 है, तो F 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा वहाँ पे फर्स्ट लॉ में। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, सपोज कीजिए ये टेबल है और इस टेबल पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक लाके रख दिया। तो ये ब्लॉक अभी क्या चीज़ में है, रेस्ट में है। जितना अर्थ खींच रही है फोर्स से, उतना टेबल ऊपर की ओर फोर्स लगा दिया, रोक के रखे हुए, तो इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। तो यदि इस बुक का या तो ब्लॉक के बारे में टेबल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो टेबल इसके लिए क्या है, यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। या तो फिर बोल सकते हैं कि ये यदि मोशन कर जाए किससे, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, तो पर भी इसके रेस्पेक्ट में क्या चीज़ में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा। वेलोसिटी है लेकिन कांस्टेंट है, एक डायरेक्शन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो उस केस में भी ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। यानी ऐसा फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में कोई बॉडी क्या चीज़ में हो, रेस्ट में हो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वही क्या होगा, यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम होगा, जिसके रेस्पेक्ट में ऐसा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे यही बोलना है, न्यूटन का प्रथम नियम जो है गति नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे लागू हो जाएगा वो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। अब देखिए आगे, सेकेंड है जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी अजड़त्वीय तंत्र। इसमें देखिए
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं अप्लाई होता है, यानी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे लागू नहीं होगा वहीं पे होगा यहाँ पर क्या चीज़, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी सिंपल में, ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे होल्ड्स गुड, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो, नोट नहीं लगा हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोट होल्ड्स गुड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए यहां पे अप्लाई नहीं होगा, यानी वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम गति नियम नहीं लागू होता है उसे यह जड़त्वीय तंत्र कहते हैं। देखिए ये देखने को कहाँ मिलता है, देखिए सपोज कीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, और एक हाथ में थैला लिए हुए, और थैला लेकर के वो सडनली दौड़ना शुरू कर दिया, तो थैला जो है वो पीछे छूट जाता है। वहाँ पे इमेजिन होता है कि लगता है कि थैला पे पीछे की ओर कोई फोर्स लगाया, लेकिन एक्चुअल में कोई फोर्स लगाया नहीं, क्योंकि वो ले जाने वाला क्या कर गया, मोशन कर लिया, एक्सेलरेटेड मोशन। तो थैला के रेस्पेक्ट में वो क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, थैला के रेस्पेक्ट में वो क्या बना था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वही एक्सेलरेटेड मोशन कर लिया, तो उस पर फील हुआ एक फोर्स का, किस पे, थैला पे, यानी थैला के रेस्पेक्ट में वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन एक्सेलरेटेड, ध्यान रहे कैसा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो भी एक्सेलरेटेड होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। जैसे गाड़ी में बैठे हुए हो, गाड़ी एकदम जा रही है, आराम से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है, गड्ढा आया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो तुम क्या हो जाओगे, बैठे हुए पैसेंजर क्या होगा, सब आगे फॉल कर जाएंगे, आगे झुक जाएंगे। उस समय फील होता है कि आगे की तरफ एक फोर्स लगा, लेकिन कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, क्योंकि जिस फ्रेम में जा रहा था, ठीक है, जिस फ्रेम में जा रहा था वो रिटार्ड हो गया, यानी पीछे छूट गया, ठीक है, सडनली, और उस पर क्या हुआ, वो अपने मोशन को मेंटेन करते रहा, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिटार्ड हो गया, ठीक है, तो आगे की ओर झुक गया। तो जहां भी ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन था, बस था, पैसेंजर क्या था, वहां ऑब्जेक्ट था, तो पैसेंजर एक फोर्स का फील कर लिया, लेकिन वर्चुअल फोर्स, ठीक है, इमेजिनरी फोर्स, कोई लगाने वाला नहीं था, वो ड्यू टू ब्रेक लगाया इसके लिए, रिटार्ड हो गया गाड़ी इसके लिए, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिटार्डेशन में चला गया, ठीक है, इसके लिए फोर्स लगा, इसके लिए फील हुआ। फिर उसी तरीके से यदि मैं बात करूं कि रुका हुआ है और ट्रेन हो, बस हो, सडनली खुल चुकी, तो पीछे की ओर पैसेंजर झुक जाएंगे, क्योंकि उस समय क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया, कौन, फ्रेम, जिस फ्रेम में तुम हो, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, तो बोलिए जहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लागू नहीं होता है, या नहीं तो बोलिए कि जो फ्रेम एक्सेलरेटेड हो जाए, एक्सेलरेटेड मोशन करने लगे, यानी कोई त्वरण से या पॉजिटिव त्वरण से या नेगेटिव त्वरण से गति करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, ओके। यानी मोशन और रेस्ट, इसको दिखलाने के लिए यहाँ पे क्या है ना, फ्रेम की जरूरत है, और ये फ्रेम दो तरीके का हुआ, ठीक है। स्क्रीन को रोक करके नोट्स बना लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। नेक्स्ट, अब देखिए आता है, क्योंकि इसमें हीरो जो बना हुआ है वो रेस्ट और मोशन है, क्योंकि इसमें रेस्ट की बातें हो रही है और मोशन की बातें हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि यदि पोजीशन में चेंजिंग ना हो, वो भी टाइम के साथ, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या बोला जाता है, रेस्ट बोला जाता है, ठीक है। यानी देखो सपोज कर लो कि ये देखो एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक है,
और एक जो ब्लॉक है यहां पे रख दिया गया, लेंथ स्केल लाया गया, लेंथ स्केल से मेजर कर लिया गया कि 3 मीटर पे है ये, यानी एक्स एक्सिस में कितना पे है, 3 मीटर पे इसका पोजीशन है, 3 मीटर पे इसका लोकेशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिए है ना, रेफरेंस ले लिए। अब देखिए यहां पे टाइम पास कर रहा है, घड़ी लगी हुई है, ठीक है, और ये टाइम पास हो रहा है, टाइम क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये क्या है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, जैसे है वैसा ही है। तो इस केस में इसको क्या बोला जाएगा, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने पे ये क्या चीज में है, रेस्ट में है। ठीक है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन चेंज सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे यही, यानी व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, है ना, इट्स सराउंडिंग्स, देन द बॉडी इज कॉल्ड एट रेस्ट। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अन्य वस्तुओं के सापेक्ष, यानी अपनी चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं उसके सापेक्ष, ठीक है, क्या करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो वह वस्तु वह वस्तु को विराम में कहते हैं। ठीक है, यानी पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वो रेस्ट में हो जाएगा। ओके, आगे देखिए यहां पे नेक्स्ट। अब देखिए मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, और इसका मतलब होता है कि टाइम के हिसाब से। देखिए ये देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई और जेड है, ये ओरिजिन है। अभी कोई बॉडी यहां पे है जो 2 मीटर पे है, लेकिन इस समय मान लो 10:10 हुआ है सुबह में, मॉर्निंग में। ठीक है, अभी लेकिन देखा गया कि ये जो है जैसे टाइम हुआ 10:12, यानी 2 मिनट हुआ तो देखा गया ये 4 मीटर पे है, यानी टाइम बदल गया तो यहाँ पे इसका पोजीशन बदल गया। पहले ए पे था, अब बी पे आ गया। एक्स पे ही नहीं, वाई पे भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में यानी पोजीशन जब चेंज करेगा टाइम के हिसाब से, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक है, यानी यहां पे है ना, यहां पे अन्य वस्तुओं के सापेक्ष क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहां पे मोशन होगा। ठीक है, ये दे दिया गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, तो ये तो मोशन मतलब पोजीशन में चेंजिंग, टाइम के साथ बदलते रहेगा तो वो मोशन में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पे समझाता हूं। यहां पे देखिए एक पर्सन है जो रोड पे खड़ा है, बगल में रोड के किनारे ये देखिए एक ट्री है। ठीक है, देखिए एक मैन है जो स्टैंड है, खड़ा है, और ये क्या है, सपोज द ट्री है, और ये देखो ये कार है, कार इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि मैन ऑब्जर्वर बन गया, यानी मैन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे है वहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए। ठीक है, अब देखो मैन ने ट्री को देखा। ठीक है, मैन ने ट्री को देखा, तो यहां पे ट्री क्या है, इसके रेस्पेक्ट में, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि ट्री और मैन के बिटवीन पोजीशन में चेंजिंग नहीं आ रहा है ना, मैन और ट्री के बिटवीन जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है, यानी बोल सकते हो ट्री एट रेस्ट। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, किसके रेस्पेक्ट में, तो मैन के रेस्पेक्ट में।
और यदि मैन को देखा गया ट्री पर, ट्री पे किसी को बैठा दीजिए और ट्री पर से ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ट्री पर से ऑब्जर्व करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्री। थर्ड नंबर में आइए, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर में ट्री और कार के बारे में सोचिए। यदि कोई ऑब्जर्वर ट्री पर बैठा हुआ है तो और कार को देख रहा है, तो कार की पोजीशन बढ़ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ट्री के रेस्पेक्ट में। सपोज दैट अभी मान लो 2 किलोमीटर पे है, तो कुछ देर में 4 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर, 6 किलोमीटर पर आगे चलते चले जाएगा, यानी पोजीशन बदल रहा है। कौन पोजीशन बदल रहा है, कार बदल रहा है। कहाँ से देखने पर, ट्री पर से देखने पर, यानी ट्री क्या चीज़ में आ गया, ठीक है, ट्री क्या है, और यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, यानी ट्री के रेस्पेक्ट में बोलेंगे कार इन मोशन। कार क्या चीज़ में है, मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में, तो ट्री के रेस्पेक्ट में। ट्री के सापेक्ष कार क्या चीज़ में है, तो मोशन में। लेकिन यदि ऑब्जर्वर को बैठा दो कार में, जो ड्राइवर है, सपोज दैट ड्राइवर है, जो ट्री को देखा, तो कार के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, क्योंकि कार यहाँ पर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब बनेगा। तो कार के रेस्पेक्ट में ड्राइवर जो है वो क्या चीज़ में है, रेस्ट में है, ठीक है। और बाहर से फील कर रहा है, किस देख रहा है, किसको, ट्री को, तो उसको ट्री लग रहा है पीछे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच की पोजीशन बढ़ रही है, ठीक है। तो इस केस में इसको देखो, ये आगे जा रहा है, लेकिन जब ऑब्जर्वर देखा तो ये रेस्ट में, और ये क्या चीज़ में आ गया, मोशन में, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ट्री इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू कार, यानी कार के रेस्पेक्ट में ट्री क्या चीज में है, मोशन में है, क्योंकि पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दोनों के बीच। इसलिए कार के अंदर से कोई देखेगा ऑब्जर्वर बन करके चलती हुई कार से ट्री को, तो लगेगा ट्री पीछे भाग रहा है। तो वहां पे है क्या कि ट्री की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं है, कार के रेस्पेक्ट में मोशन में। कार के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि कार एक फ्रेम बन जाता है उस समय जब देखते हो, तो उस समय फ्रेम तुम्हारे लिए रेस्ट में है, लेकिन जिसको देख रहे हो उसका पोजीशन बदल रहा है, यानी वो जो है से उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए लगता है कि है ना, बगल में जो रोड के बगल में ट्री है, पेड़ पौधे हैं, सब पीछे भागता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जब मोशन में रहे। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें आता है कि ये तो कंडीशन हुआ। अब इसमें देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आता है, इसमें रेस्ट है एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, यानी विराम और गति आपेक्षिक पद है, ठीक है। कैसे, सो देखिए, यहां पे बतलाता हूं। सपोज कीजिए इसमें जो कार के अंदर जो आदमी है, ठीक है, वो कार के अंदर देखता है तो वो क्या चीज में है, रेस्ट में है, लगेगा कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन वही यदि कार के बाहर देखता है, रोड के किनारे देखता है, तो लगता है सब कुछ पीछे भाग रहा है, यानी जहां रेस्ट है वहां मोशन है, ठीक है। यानी मोशन को दिखाने के लिए रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। इसलिए दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है, और जहां जहां रेस्ट है वहां वहां मोशन भी है। क्योंकि कार देखो, कार के अंदर है
तो कार के अंदर सीट है, ड्राइवर है, जो लोग बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन जितने भी चीज़ बाहर हैं कार से, वो उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि चल रही है। ठीक है, ऐसा। तो रेस्ट एंड मोशन इसीलिए क्या है, रिलेटिव टर्म है। कभी कभी ऐसी होती है, देखिए कि एक ट्रेन है इस ट्रैक पे है और एक ट्रेन इस ट्रैक पे है। देखो, देखिए दो ट्रेन है, इसका पैसेंजर खिड़की के किनारे बैठा हुआ है और बगल वाले ट्रेन को देख रहा है। बगल वाले ट्रेन खुल गई तो उसको फील होता है कि मेरी ट्रेन खुल गई। ठीक है, ऐसा फील होता है। तो देखिए है एक्चुअली रेस्ट में, लेकिन देख रहा है किसके हिसाब से, उस पर डिपेंड करता है। तो रेस्ट में भी है तो उसमें कभी कभी मोशन फील हो जाता है। ठीक है, तो यही है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। अब देखते हैं आगे, मोशन की टाइप आता है, और मोशन के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। ठीक है, मोशन के कितने टाइप्स, तो मोशन के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, यानी एक विमीय गति। ओके, यानी देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो स्पेस है, इसमें एक्सिस जो दिया गया है वो 3 एक्सिस दिया गया है। यहाँ पे 3 एक्सिस है। देखो कौन कौन से, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। लेकिन आउट ऑफ 3 एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस में से सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मोशन हो, आ तो एक्स या तो वाई के अलोंग या फिर जेड के अलोंग, तीनों अक्ष में एक अक्ष के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सपोज दैट, एग्जांपल देखिए, यहां ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर से इस बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप कर दिए तो ये बॉल कैसे जाएगा, सीधा नीचे जाएगा, नीचे आ जाएगा। कौन एक्सिस में मोशन किया, सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन किया। ठीक है, यानी 3 एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन किया, इसलिए इसका जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशनल होगा, 1 एक्सिस में होगा। इसका मोशन क्या होगा, 1 एक्सिस में होगा, 1 डायमेंशनल में होगा। और क्या बोलोगे, सपोज दैट ए ग्राउंड है। ठीक है, ओके, इस ग्राउंड पे आपने एक बॉल लिया, इस बॉल को लुढ़का दिया। ठीक है, तो जब इस एक्सिस में, जब इसको क्या कर दिया गया, लुढ़का दिया गया, तो जैसे लुढ़का दिया गया तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, ये जा रहा है, सपोज दैट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो 1 डायमेंशनल मोशन है। यानी लिनियर मोशन, सिंपल में समझिए, लिनियर मोशन बोलते हैं या तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो ये जो मोशन होते हैं, ठीक है, रेखीय गति, वो क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, एक ही डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में एग्जांपल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां पे देखिए 2 नंबर है जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, यानी द्विविमीय गति, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, और ये जो है मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहेगा, 3 एक्सिस रहेगा, लेकिन 3 एक्सिस में सिर्फ 2 एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगा। देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये देखिए जेड एक्सिस है। हो गया ऐसा, और ये क्या है, ओरिजिन है। अब देखिए सपोज कीजिए कोई अचानक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो एक्स में है और ये वाई में है, यानी पी पोजीशन है इसका, तो एक्स और वाई एक साथ कवर किया, यानी कि अलग अलग।
पहले x में गया तब y में गया, या तो y में गया तब x में गया, ऐसा नहीं, इस प्लेन पे मोशन करते हुए चल गया। ठीक है, यानी एक बार यहाँ पर x और y को कवर करता है तो ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। सपोज कीजिए, है ना, यहाँ पे देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग 2 एक्सिस आउट ऑफ 3 एक्सिस देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन, है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। यानी जब कोई वस्तु 3 अक्ष में 2 अक्ष के अनुदिश गति करता है उसके गति को द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, यानी सपोज कीजिए, देखिए ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कल में किसी को घुमा दो तो ये एक प्लेन में घूम रहा है, यानी x है, ओरिजिन है, देखिए ये क्या है, y डैश हो गया। तो देखिए घूमता है जब, तो सपोज दैट यहाँ पर है, फिर यहाँ पे आ गया, कभी यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे है तो x में है, और घूमते 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 y पे चला गया और x क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बोलिएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, तो 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी वृत्तीय गति। पूछा जाएगा वृत्तीय गति कैसा मोशन है, तो बोलना है सर्कुलर मोशन है। अब देखिए एक होता क्या है, जैसे ग्राउंड के कुछ हाइट पे गए, एक बॉल लिए, ठीक है, और उस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए तो ये बॉल ऐसे आएगा, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, बट आगे जाते हुए यानी एक ही साथ आगे भी कवर कर रहा है नीचे भी कवर कर रहा है, यानी एक ही साथ 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है। तो एक ही साथ जब 2 डायमेंशन में मोशन करेगा, x और y, या तो x और z, या तो y और z, तो ऐसे को बोला जाएगा यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये जो मोशन पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य गति। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। यदि किसी पेंडुलम को ऐसे एक बॉब लिए, ये बॉब को लटका दिए, ठीक है, और ये बॉब अब क्या करेगा, इस तरह से ओसिलेट करेगा। ओसिलेट ऐसे ऐसे करेगा कर्व पाथ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व बना रहा है वो 2 डायमेंशनल, यानी जहां भी, सिंपल में समझिए, जहां भी कर्व पाथ बना लेगा वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। यानी सिंपल यही ध्यान देना है कि जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो वाई और जेड एक्सिस, या तो जेड और एक्स एक्सिस एक साथ कवर करे, एक साथ मोशन करे 2 एक्सिस में, 3 में से 2 एक्सिस में, तो वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल हो गया। अब देखिए इसमें आता है नेक्स्ट 3 नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन, यानी इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। यानी ये जो स्पेस है यहाँ पे हम लोग को जो ढके हुए है जगह, ठीक है, ये क्या है, 3 एक्सिस में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, सपोज दैट। ठीक है, तो तीनों एक्सिस में एक साथ मोशन करे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। यानी एक्स भी कवर कर रहा है, वाई भी कवर कर रहा है, जेड भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। यानी सपोज दैट ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। तो इधर एक्स एक्सिस पर कुछ दूर पर कोई आदमी है, वाई एक्सिस पे कोई आदमी है, जेड एक्सिस पे कोई है, और यहाँ पर कोई सेंटेड चीज, ठीक है, सपोज दैट, है ना, परफ्यूम जो है उसके ढक्कन को लाके खोल दीजिए,
तो उससे गैस जो निकलेगा वो गैस क्या होगा, एक्स वाले को भी मिलेगा, वाई वाले को भी मिलेगा, जेड एक्सिस वाले को भी मिलेगा। तो यहाँ पे गैस मोलिक्यूल की जो मोशन होती है वो क्या होती है, 3D में होती है, यानी इसको यहाँ पे 3 डायमेंशनल बोलेंगे। यानी सिंपल समझना है 3 डायमेंशनल मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी ये पूरा स्पेस जो बना हुआ है उसमें एक साथ मोशन हो, कोई मोशन करे इस स्पेस में, तो वही होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यानी सिंपल देखिए दिया हुआ है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग 3 एक्सिस, है ना, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। यानी जो स्पेस में मोशन करेगा, 3 एक्सिस के लॉन्ग मोशन करेगा, यानी जब कोई वस्तु तीनों अक्ष के अनुदिश गति करता हो, तीनों एक्सिस के लॉन्ग मोशन करता हो, उसके गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। ओके, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन किसका, तो यहां पर मोशन के टाइप से रिलेटेड, और इसी में सभी मोशन आएगा, लिनियर मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, पीरियोडिक मोशन हो, वाइब्रेटरी मोशन हो, ओसिलेटरी मोशन हो, यानी ये सब मोशन के टाइप्स हैं, है ना, अदर। लेकिन मेनली मोशन का 3 ही टाइप है, 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, और सब इसी में आएगा। ठीक है, वो सब जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब इसी में आएगा। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या। तो आज यहीं पे स्टॉप होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।